आज हमारे बीच दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर एस एस बुर्डक और साथ में हैं डॉक्टर पी के सिंह। आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सिंह, आप कॉमर्स फैकल्टी के डीन हैं और डॉक्टर बुर्डक आप जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं। सिंह साहब, आपसे शुरू करूंगा कि कृषि हमारे जो देश है उसकी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है और बहुत बार चर्चा भी होती है, लेकिन फिर ये भी आता है कि किसी भी देश का विकास जो है वो सिर्फ उद्योगों से होता है। तो बताएं कि हमारे यहाँ पर कृषि का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। देखिए, भारत ही नहीं, जो वैश्विक मानव सभ्यता है उसका मूल आधार ही कृषि रहा है। और भारतीय संस्कृति में पहले कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट चाकरी। लेकिन विगत, इसको अपन यूं कहें कि 100 वर्षों में ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब जो है, नौकरी सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं और खेती सबसे कम करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, तो मूल आधार ही कृषि है। लोगों का जीवन यापन का आधार कृषि है। अभी 54% लोग हमारे यहाँ कृषि पर आधारित हैं और हमारी जीडीपी में 17% योगदान जो है वो कृषि का है। मैं यूँ कहूँ कि इसको जब मैं कृषि पर बच्चों को पढ़ाता हूँ तो 135 करोड़ लोगों के लिए, अगर मैं ये मान के चलूँ कि 5 रोटी लोग रोज़ खाते हैं, तो ये संख्या अरबों में जाती है। और 135 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए कृषि कितना उत्पादन करती है, इससे इसका महत्व जाहिर हो जाता है। जरा हम कल्पना करें कि खाने को नहीं मिले तो 135 करोड़ लोगों की स्थिति क्या होगी। बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण उद्योग हैं, उसमें गन्ना चीनी उद्योग है, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें टी इंडस्ट्री है, उसमें स्पाइस इंडस्ट्री है, उसमें ऑयल इंडस्ट्री है। ये सब इंडस्ट्रीज़ खेती पर आधारित हैं। और न केवल इंडस्ट्रीज़ खेती पर आधारित हैं, बल्कि खेती और इंडस्ट्री का एक, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस आपस में रिलेटेड है। इसके अलावा मूल आधार जीवन का कृषि है। जितने भी हम त्यौहार लें, जितने भी हम सांस्कृतिक आयोजन लें, वो किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ खेती से जुड़े हुए हैं। इसलिए जितनी भी सरकारें आई हैं, जितना भी आर्थिक नियोजन का दर्शन है, जितनी भी आर्थिक नीतियों का दर्शन है, वो सब सरकारों के लिए कृषि पर आधारित रहा है। अगर कृषि है तो जीवन है, और जीवन है तो देश है। बुर्डक साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस देश में 60% से ज़्यादा लोग गाँव में रहते हो या जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो है खेती या कृषि हो, इन सब के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 20% से कम योगदान कृषि का कैसे है? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। कृषि का योगदान, इसमें एक मूलभूत मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि कृषि में अभी तक केवल उत्पादन को लिया जा रहा है, जबकि मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो जीडीपी अपने बढ़ रहा है योगदान है, वो क्या कृषि का योगदान नहीं है? जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो योगदान है, वो क्या कृषि का योगदान नहीं है? क्या आपके जो दूसरे में इतने सारे लेबर इसमें कृषि में जो जुड़े हुए हैं, क्या इनका योगदान कृषि का नहीं है? यदि अपन इसको, ये परिभाषित ही अलग तरह से किया हुआ है, यदि इसको सही मायने में परिभाषित किया जाए तो कृषि का योगदान 50% से कम नहीं है। और जो लेटेस्ट आंकड़े अभी जीडीपी की बात करें तब भी वो 19.9% तक पहुंच गया है। और ये जो कोरोना काल आपने देखा पिछले कुछ समय से, 8-9 महीने से, इसमें कृषि की ही ग्रोथ रेट 3.4% पॉजिटिव रही है। बाकी तो जनरल ग्रोथ रेट तो -23% के ऊपर तक गिर गई है। तो कृषि सब चीज़ों का आधार है। सबको भोजन, जैसे सिंह साहब ने बताया, भोजन मिल रहा है। सब इतने देशों को, पहले अपने को अनाज बाहर से आयात करना पड़ता था, अब बहुत सारी चीज़ों का अपन निर्यात कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद यदि स्वस्थ रहना है तो अच्छी खेती चाहिए,
उसमें अच्छी गुणवत्ता वाली खेती चाहिए, जिसकी और भी अभी अपना अग्रसर हो रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा कर रहे हैं, ताकि अपन अच्छा भोजन करेंगे तो अपना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अपनी अच्छी मानसिक स्थिति रहेगी, अपने अच्छे विचार आएंगे, अपन और ज़्यादा योगदान देंगे। तो मूलभूत जो है कृषि के साथ में, जो मैंने कहा, इसको डिफाइन ही गलत कर रखा है। यदि इसका कंट्रीब्यूशन की जो आप बात कर रहे हो, यदि इसको सही तरीके से परिभाषित किया जाए तो ये 50% से कम नहीं होगा। डॉक्टर सिंह, कृषि के बारे में हम बातें करते हैं तो एक आक्षेप भारत की कृषि पर बार बार लगता है कि यूरोप या जो संपन्न देश है वहाँ भी कृषि को लेकर बहुत सारे प्रयोग हुए, लेकिन वहाँ के किसानों ने या खेती में बहुत सारे प्रयोग किए गए और वो संपन्न हुए, यानी वहाँ खेती करने वाला व्यक्ति संपन्न है और हमारे यहाँ पर किसान अभी भी एमएसपी या उसी चीज़ पर अटका हुआ है। तो बताएं कि हमारे किसानों में या हमारी खेती की परंपराओं में कुछ गलती है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि भारत में कृषि पर विशेष रूप से सन 60 के दशक के बाद ज़्यादा जोर दिया गया, और एक समय ऐसा था कि जब अखबार में खबर छपती थी कि घबराने की कोई बात नहीं है, अमेरिका से जहाज़ गेहूं का बम्बई बंदरगाह पर पहुंच गया है, और हम अपने भोजन पानी के लिए अमेरिका पे निर्भर रहते थे। और शास्त्री जी ने एक मंगलवार के व्रत का जनता को आह्वान किया था, जिसके पीछे भी अवधारणा ये थी कि अगर मंगलवार का एक हफ्ता में व्रत किया जाएगा तो उससे कृषि अन्न की कुछ बचत होगी। इसलिए उस समय, जैसा कि बुर्डा साहब ने कहा, कि उत्पादन पे बहुत अधिक जोर दिया गया। लेकिन वस्तु स्थिति भारतीय कृषि की ये है कि कृषि तो विकसित हो गई, लेकिन किसान वहीं की वहीं रह गया। किसान वहीं की वहीं क्यों रह गया? क्योंकि 87% किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और उसके कारण उसकी कृषि जोत इतनी छोटी है कि उस पर लाभदायक कृषि करना एक तरीके से नामुमकिन है। आज़ादी से पहले जो कृषि होती थी वो कृषि कॉस्ट लेस होती थी, लागत विहीन, कि क्योंकि सब कुछ किसान का खुद होता था। किसान अपने उत्पादन में से बीज बचाता था, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करता था, बैलों से ही पानी सींचता था, तो जो भी उसका सरप्लस था वो नेट होता था, वो पूरा सरप्लस होता था। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन से क्या हुआ, एग्रीकल्चर कॉस्ट इंटेंसिव हो गई। अब जब कॉस्ट इंटेंसिव हो गई तो फार्मर्स को उस कॉस्ट को बियर करने के लिए लोन लेना पड़ा, कॉस्ट इन्वॉल्व करनी पड़ी, और वो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट, जो कृषि जोत बेहद छोटी थी, उसमें लाभकारी सिद्ध नहीं हुई। और लाभकारी सिद्ध न होने के कारण क्या हुआ कि वो किसान को उसकी कृषि का जो उचित लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया, वो कंज्यूमर से डायरेक्ट अटैच नहीं हो पाया, और इस कारण वो किसान वहीं का वहीं रहा। यद्यपि हमारी उपज बढ़ गई, हमारे एफसीआई के गोदाम में लगभग 9 करोड़ टन खाद्यान्न का भंडारण है, जो इतना अधिक है कि अगर 2 साल तक भी कृषि नहीं हो तो हम सब भोजन कर सकते हैं। तो उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन वो किसान अपनी लाभकारी मूल्य नीति के अभाव में वहीं की वहीं बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी अधिकांश की कृषि उपज जोत बेहद छोटी है, जिसमें लाभकारी कृषि को करना बेहद मुश्किल कार्य है। बुर्डक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान है वस्तुतः उनकी स्थिति एक तो ऐसी अभी भी क्यों है, और यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि आज़ादी के बाद से चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी की भी नीतियाँ ऐसी नहीं रही जो किसानों के विरुद्ध हो। यानी एमएसपी को ले लीजिए, या बार बार कितने भी जो भी संशोधन हुए, बिजली हो, पानी हो, ऋण हो, ट्रैक्टर का ऋण हो, है ना, लोन माफ़ी हो, यानी किसानी और किसानों के फेवर की नीतियाँ तो हमेशा रही। तो इस सरकार की नीतियाँ फेवरेबल हैं, इन सब के बावजूद किसान की स्थिति ऐसी क्यों, कहाँ गड़बड़ी हुई? देखो, आपने 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न का मैं भी जवाब देता हूँ कि जो आर्थिक स्थिति अभी भी कमज़ोर क्यों है। आप एक चीज़ देखिए कि अपने जब अन्न उत्पादन की बात हुई तो सरकार ने गांव तक एक कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी। बहुत बड़ा एक कृषि विभाग का एक जहाँ अमली जामा पहनाया गया है, और सारे डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एओ, डब्ल्यूओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में गांव तक उत्पादन बढ़ाने की तकनीक देने का कार्य सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे किसी भी स्टेट की में या राज्य सरकारें हैं, सब कर रही हैं। तो उत्पादन में अपन ने, जहां आज़ादी के समय 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन था, अब 296 मिलियन टन तक अपन पहुंच गए हैं।
तो किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने देश में उत्पादन को बढ़ा दिया। केवल उत्पादन बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं हुई, क्योंकि अभी भी जो विपणन है वो उतना ही प्रमुख है। क्यों, जो खुद ने खा लिया वो तो ठीक है, लेकिन जो बाजार में बेचने गया तो उसको उचित भाव नहीं मिले। और विपणन की स्थिति आप देखेंगे तो अभी भी बहुत कमज़ोर है कि विपणन के बारे में बताने वाला सरकार का एक भी व्यक्ति नहीं है। पैदावार बढ़ाने के लिए तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से लेके सब है कि ये किस्म बो, इतना पानी दो, इतना खाद दो, सब तरह की जानकारी किसान को देने के लिए है। लेकिन किस समय विपणन किया जाए, कहाँ पे विपणन किया जाए, कौन सा बाजार है वो अच्छी आपको कीमत दे सकता है, कितने समय बाद बेचा जाए या तुरंत बेचा जाए, भंडारण किया जाए, इस तरह की अभी कोई परियोजना केंद्र सरकार ने लागू नहीं की है। हालांकि कुछ छोटी छोटी योजनाएं इस मामले में चली कि पूर्वानुमान किसानों को उत्पादन का बताए, किसानों की कीमत का बताए, ताकि वो अपना निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल बोनी है, कितने एरिया में बोनी है और उसको कहाँ पर बेचना है। इसके लिए कुछ योजनाएं मार्केट इंटेलिजेंस इसको कहते हैं वो चालू की हैं, और अभी भी केंद्र सरकार है इस पे गहनता से विचार कर रही है और कुछ इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन वो अभी शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि ये भी जैसे एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना, ऐसा का ऐसा सुदृढ़ डिपार्टमेंट अपने कृषि के उपज को बेचने के लिए बताने वालों का भी बने। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, आपने कहा कि ये योजनाएं जो हैं ये कितनी कारगर हुई। योजना जितनी बनी है बहुत अच्छी बनी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूँगा कि योजनाएं धरातल पे आती नहीं है। योजनाएं धरातल तक आती नहीं है, उनमें कहीं न कहीं बीच में लीकेज हो जाता है या इच्छा शक्ति की कमी है कि आपको कहने के लिए तो आप कहते हैं कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, हम ये योजना लाए, वो योजना लाए हैं, लेकिन वो धरातल तक आती नहीं है। और धरातल तक जब तक नहीं आएंगी तब तक अपना किसान अशिक्षित है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उनकी आवाज़ उठाने वाले भी कोई नहीं मिलते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और इसीलिए वो धरातल पे नहीं आती हैं। योजना चाहे बिजली की हो, अपना कृषि प्रधान देश है, मैंने बताया 20% यदि अपने कृषि से आय हो रही है आज के दिन, तो अपने बजट का जो अपन अभी तक कितना दिया है कि 3% भी नहीं दे रहे हैं, उससे भी कम अनुपात में दे रहे हैं। 1.34% है इस वाले बजट में कृषि पे, वो 10% तक होना चाहिए कम से कम। यदि 10% अपना इन्वेस्टमेंट अपना कृषि से जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनमें करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें निश्चित रूप से आपने को किसानों की आय बढ़ती हुई नज़र आएगी, उनको कुछ लाभ मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं सरकार की मनस्थिति और उसको लागू करने की, बजट अलोकेट हो जाता है लेकिन वो खर्च नहीं होता है। अब इसका क्या कहोगे आप कि सरकार ने कहा इतना हम नहरी योजना बढ़ाएंगे, इतना हम सड़क बढ़ाएंगे, इतनी हम फर्टिलाइज़र में और प्लांट लगाएंगे, लेकिन प्लांट पूरे ही नहीं होते हैं, नहर बनती ही नहीं है कृषि के सिंचाई के लिए। तो वो जो पूरी नहीं होने के पीछे भी कहीं न कहीं मनस्थिति नहीं है कि ये एक जो गरीब तबका है इसका उत्थान हो। नहीं तो योजनाएं जितनी हैं उनसे ज़्यादा आमद अपने को उसमें खर्च करके बतानी चाहिए राज्य सरकारों को, जिस लेवल की भी उस योजना बनती है। तो मैं सोचता हूँ कृषि में और ज़्यादा अपना नए आयाम स्थापित कर सकते हैं, नई योजनाएं और नए उत्पादन के अपन अचीवमेंट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके सिंह और साथ में डॉक्टर एस एस बुर्डक। डॉक्टर बुर्डक, आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं, पंजाब उसमें से ख़ास तौर पर मान लीजिए, जिसने एक तरह से हमारे भारत का पेट भरने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ भी बहुत सारा एक बड़ा तबका किसानों का अभी भी MSP है उस पर निर्भर रहता है। और यहाँ दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि आप देखिए कि गेहूँ आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो उसकी जो 10 साल पहले 15 साल पहले जो कीमत थी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाज़ार में जिस ढंग से दूसरे उत्पादों की कीमतें बढ़ी है उतनी फसलों की कीमत बढ़ी है। बताएं कि ये कीमत का, MSP का ये जो चक्कर है ये क्यों है और इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? बहुत अच्छी बात की। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं, सबसे पहले तो मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक बात बता देता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं, इसमें कुछ भ्रांतियां भी हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किस लिए है कि वो एक समर्थन देता है कि यदि आपका उपज इससे बाज़ार में कम आएगा तो हम खरीदेंगे। पहली बात है तो सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है कि बाज़ार में इससे भाव कम हुआ तो हम खरीदेंगे।
उसका मेन उद्देश्य ये है, जैसे अपन इंश्योरेंस कराते हैं तो अपने को उसका लाभ मिलता नहीं तो अपन किस्त देते रहते हैं, तो यदि बाज़ार में इससे नीचे हुआ तो आपको आपकी फसल हम खरीदेंगे। लेकिन इसको भी जैसे मैंने अभी पहले आपसे बताया कि पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं किया जाता। सरकार इसको केवल एमएसपी डिक्लेयर करके खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट करती है अपनी आवश्यकता के लिए, चाहे वो मिलिट्री के लिए देना हो, चाहे अर्बन सिटीज़ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या अब जो नई सरकार की योजनाएं आने लग गई कि गरीब किसान को 2 किलो अनाज 5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे, उसके लिए उनको एक बफर स्टॉक बनाना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है। तो हर एक स्टेट को एक तरह से वो टारगेट देती है कि आप इतना स्टॉक इसमें से खरीद लें, जबकि वो होना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है, जब आपने मिनिमम सपोर्ट की गारंटी दी है तो बाज़ार में दी उससे नीचे तो सारी फसलों को, जो 23 फसल 24 फसल की घोषणा हो रही है, उन सब की फसलों की खरीदी होनी चाहिए। मुख्यतः अपने देश में गेहूं और धान की खरीदी होती है। अपने राजस्थान में अपन देखें तो पिछले कुछ 4-5 सालों से मूंग की, मूंगफली की और सरसों की भी खरीद कुछ हिस्सों में होने लगी है। लेकिन उसमें भी यह है कि आपको टोकन दे दिया जाता है कि आप तुलाई के लिए आ जाओ, लेकिन उस दिन आपका नंबर नहीं आता है, आपकी खरीदी होती नहीं है, तो आप फिर बाज़ार में जाके कम भाव पे बेचते हैं। तो ये तो एक सरकार की नियम की बात है। फिर जो एमएसपी पे दूसरा जो भ्रांति है, A2+FL और C2 पे जो देने के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में है, A2+FL और C2 का फार्मूला मैं एक अर्थशास्त्री होने के लिए मैं मानता हूँ कि ये सही नहीं है। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार बहुत सारी चीज़ों को देख के करती है, केवल लागत को देख के नहीं करती है। एक फसल से दूसरी फसल में रकबा किसका बढ़ाना है, उनके बीच में पैरिटी क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्शन की क्या सिनेरियो है, अपने यहाँ पहले से कितना स्टॉक है, कितनी रिक्वायरमेंट है और उसकी लागत में कितना अंतर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देख करके ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अनाउंसमेंट होता है, केवल A2+FL या C2 पे नहीं होता है, जो कि आज के दिन सबके ये आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं इससे डिफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि A2+FL में तो पहले से भी कई बार 150 से 200 गुना तक बढ़ाया। जैसे आपको याद हो तो 80-90 के दशक में अपने यहाँ मस्टर्ड के जो बहुत भाव बढ़ाए थे और अपने तिलहन में बहुत उत्पादन अपना कर लिया था। ऑयल सीड अपने यहाँ एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट होने के कगार पे आ गए थे, लेकिन फिर कुछ केंद्र सरकार की पॉलिसी ऐसी रही कि इंपोर्ट अपने ऑयल करते रहे, अपने एमएसपी गिरती रही। मस्टर्ड की तो एरिया आप देख रहे हो राजस्थान में वापस कम हो गया, ऐसे ही अपने दूसरे। तो ये जो किस फसल का अपने को बढ़ाना है, अभी पिछले 4 साल से अपना है कि अपने दो दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाएं, तो उनकी एमएसपी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। किसान हैं जो इनसे दलहनी फसलों पे रकबा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे अपना 18 मिलियन टन अपना दलहन का जो उत्पादन था वो 25 मिलियन टन तक पहुंच गया। 25-26 मिलियन टन ही अपने को चाहिए, तो दूसरे देशों से आज के दिन अपने को आयात करने की आवश्यकता नहीं रही। तो सरकार की पॉलिसी होती है कि किस फसल का अपने एमएसपी ज़्यादा करें ताकि किसान उसकी तरफ डाइवर्ट हों, किसकी कम बढ़ाएं ताकि उससे हटके उधर जाए। तो केवल ये लागत वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो चर्चा चल रही है वो मैं कहना चाहूँगा कि उसमें भी ये है कि C2+ किसान का एक हक बनता है कि कम से कम उतनी उसको आमदनी मिलनी चाहिए। जैसे अभी गेहूँ की बात करें तो अपने गेहूँ 1975 रुपये सरकारी खरीद है, लेकिन बाजार में आपको 1600-1700 रुपये में मंडियों में मिल जाता है। और मंडी में मिलने की 10 बात साल पहले भी लगभग यही थी, थी। कीमत नहीं तो है। अब कीमत नहीं बढ़ रही है, लागत जैसे सिंह साहब ने बताया था कि अब सब चीज़ें खरीद से किसान डालने लग गया, खुद कम काम करने लग गया, खुद के साधन कम काम आते हैं, सब लागत बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं, तो किसान की आमदनी उसमें घट रही है। उत्पादन बढ़ा रहा है, इसलिए जो घटते घटते भी कुछ जिंदा रह रहा है, क्योंकि उत्पादन पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो नए साधन आए हैं उनकी वजह से, नई वैरायटी आई हैं, या पानी की सिंचाई या खाद बीज का उपयोग, समय पे बुआई करना, इन सब चीज़ों से, लेकिन उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है। आमदनी नहीं बढ़ने का ये मुख्य कारण है। अब जैसे चना है 5100 रुपये की घोषणा है, अभी 3500 रुपये में 3800 रुपये में बिक रहा है। अब सरकार को चाहिए कि ये सब खरीदे, लेकिन सरकार उसके लिए कहीं ऐसी व्यवस्था करती नहीं है। कुछ संगठन जब ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं तो कहीं एक सेंटर शुरू करते हैं, फिर का आपको लॉटरी से नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा, उस दिन अपना माल लेके आ जाओ। उसमें भी फिर ये कह देते हैं कि ये इसमें छोटा साइज़ है, इसमें ये रंग ठीक नहीं है, आपका डिस्कार्ड कर दिया, तो वापस किसान कहाँ ले जाए। तो ये कुछ व्यवस्थाएं जो किसानों के लिए होनी चाहिए कि उनके गुणवत्ता के साथ में खरीदी होनी चाहिए,
वो विश्वास किसानों को, सरकार को दिलाना चाहिए कि आप जो कुछ उत्पादन कर रहे हैं, यदि आपके पास बेचने के लिए है तो सरकार इस उचित मूल्य पे आपसे खरीदेगी। जी सिंह साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में आपने जिक्र किया कि लागत, खेती की लागत तो है दरअसल, और उस लागत में बहुत सारी चीज़ें, बिजली है, पानी, बहुत सारे खर्चे, उसकी जोत है, मशीन्स हैं उनका, फिर इवन काटने के लिए, मार्केट में ले जाने के लिए भी आपको यंत्रों की और खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के बीच में देश के बहुत सारे हिस्सों से किसानों की आत्महत्या की भी खबरें आती हैं। तो बताएं कि किसान, और ऋण माफ़ी की भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हम सुनते हैं, तो बताएं कि किसान लगातार कर्जदार, बहुत बड़ा किसानों का तबका अभी भी कर्जदार क्यों हो रहा है? अर्थव्यवस्था में और कृषि अर्थव्यवस्था में ये क्या गड़बड़ है जिस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही? बहुत समीचीन प्रश्न किया और बड़े भयावह आंकड़े हमारे देश में इस संदर्भ में हैं। कुछ मैं बातें यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि प्रतिदिन 28 लोग ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करते हैं जो खेती या खेती से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं, और ये संख्या साल भर में लगभग 11,000 के करीब हो जाती है। और ये देश के विभिन्न हिस्सों से है। ये देश के विभिन्न हिस्सों से हैं। तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति है कि जो खेती में लगा हुआ है वैसे व्यक्ति 28 व्यक्ति रोज आत्महत्या कर रहे हैं। नाबार्ड 2016 की रिपोर्ट ये कहती है कि 52% से अधिक कृषकों के ऊपर कर्ज है, और ये औसतन कर्ज जो है लगभग 1,06,000 रुपये के करीब है। तो जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, तो एक रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, आपको भी याद होगा, तो जिसमें एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस था कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। तो मेरे को लगता है कि वो रॉयल कमीशन का जो स्टेटमेंट था वो अभी भी काफ़ी हद तक भारतीय कृषकों के ऊपर सही बैठ रहा है। यद्यपि सरकार ने इसके बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ये लगता है कि जो इंडिजीनस बैंकर्स हैं, साहूकार हैं, जमींदार हैं, उनका भी कृषि का ऋण का बोझ किसानों के ऊपर रहता है। अब किसान, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है, कॉस्ट इंटेंसिव हो गई है, किसान को पहले पैसा लगाना पड़ता है उसमें, तो वो लाभकारी मूल्य उसको नहीं मिलता है। उसका मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन नहीं है। हम केवल 10% उत्पादन का ही संधारण कर पाते हैं, बाकी 90% जो प्रोडक्शन है वो बिना संधारण के ही बाजार में घूमता रहता है। इससे अंदाज लगा लीजिए कि लगभग साल भर में 1 लाख करोड़ का कृषि उत्पादन नष्ट हो जाता है। जितनी ब्रिटेन में फल और सब्जियां खाई जाती हैं उतनी तो अपने यहाँ खराब हो जाती हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि न तो उसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, न उसकी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है। और यद्यपि सरकार ने पिछले लगभग 10 साल पहले 42 सेंटर्स की घोषणा की थी, उसमें अब तक केवल 20 ही बन के तैयार हुए हैं। तो ये एक जो सरकार पॉलिसी अपनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है धरातल पे, उसमें एक बड़ा गैप हो जाता है, और उस गैप के कारण जो एक नेट वैल्यू एडिशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। फिर वो बात एमएसपी की आ जाती है, उसको प्रॉपर मूल्य नहीं मिलता। मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूँगा कि सरकार के सामने भी दोहरी स्थिति है, क्योंकि सरकार भी कृषि जिन्सों का, उपजों का बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि ये आम जीवन के उपभोग की वस्तुएं हैं। अगर इसकी एमएसपी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, अगर इनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो आम जो उपभोक्ता है, जो खेती से संबंधित नहीं है, जो मजदूरी करता है, जो नौकरी करता है, जो छोटी नौकरी करता है, उसका घर का बजट बिगड़ जाएगा। प्याज की कीमत बढ़ते ही पूरे देश में हलचल हो जाती है। प्याज की कीमतें बढ़ने से सरकारें बदल जाती हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी इन कीमतों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। तो सरकार के सामने ये दुविधा तो है कि वो एमएसपी का स्तर या कृषि वस्तुओं की कीमतों का स्तर क्या हो, क्योंकि दोनों में एक संतुलन सरकार को बना के रखना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक किसान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नहीं जुड़ेगा, मंडियों से निकलकर वो उपभोक्ताओं तक नहीं आएगा। देखिए, किसान की उपज एक ऐसी उपज है जिसमें उसकी उपज की कीमत दूसरा व्यक्ति तय करता है। मैं जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री की उत्पादन करता हूँ, किसी इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए मैं प्लास्टिक मग का उत्पादन करता हूँ, तो ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं उस प्लास्टिक मग की कीमत तय करूं, लेकिन किसान को ये प्रिविलेज नहीं है कि वो
अपनी वस्तु की कीमत तय करे, उसकी वस्तु की कीमत दूसरा कोई और तय करता है। ये इसलिए है कि उसका उससे संपर्क, उपभोक्ता से संपर्क नहीं है। इसको मैं इस रूप में कहना चाहूँगा कि भारत में सबसे पैसे वाला किसान भी ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा खेती करे। जी बुढ़क जी, यहाँ थोड़ा सा संदर्भ शहरीकरण का भी लेना ज़रूरी है। ये भी सुनने में आता है कि धीरे धीरे भारत में शहरीकरण तो बढ़ रहा है, ये आंकड़े हर बरस बढ़ जाते हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जैसा कि सिंह साहब जिक्र कर रहे थे कि किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे, तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो कोई नौकरी करे, वाइट कॉलर जॉब करे, और खेती में उसे श्रम भी करना पड़ता है। तो बताएं कि कहीं ना कहीं ये अच्छी नौकरी या शहरों की तरफ पलायन, ये भी हमारी खेती और कृषि अर्थव्यवस्था के पीछे जाने के कारणों में से एक है। बहुत अच्छी बात है आपने जो प्रश्न किया है, जो शहरीकरण का। शहरीकरण में क्यों आ रहा व्यक्ति? शहरीकरण जो हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, गांव का व्यक्ति भी शहर में आ रहा है, नौकरी उसको मिल रही है। उसका एक ही कारण जो मैं समझ रहा हूँ सबसे मुख्य तो ये है कि उसको हर दिन कुछ न कुछ आमदनी हो जाती है। खेती में 4 महीने से पहले आमदनी नहीं होती है, 4 महीने बाद ये ओले गिर गए तो पिछले अगले कई जो 12 नहीं खेती वाला तो 12 महीने तक कोई आमदनी नहीं है, तो वो क्या काम करे? शहर में उसको सुविधाएं के साथ साथ में उसकी आमदनी एक निश्चित है। मजदूर आता है तो मजदूरी बिल्डिंगों में लगता है तो हर दिन 350 रुपये उसको शाम को मिल जाते हैं। महीने में 20-22 दिन भी मिल गया तो उसके अच्छे खासी एक पेट भरने के लिए उसके पास और कुछ घर वालों को देने के लिए पैसा बच जाता है। लेकिन खेती में सीजनल प्रोडक्शन होने के नाते उसको कभी कभी समय समय पे 4 महीने बाद 6 महीने बाद पैसा मिलता है, और वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी यदि अच्छी रही, अच्छा मौसम रहा, अच्छा जलवायु रहा, तो यदि उसमें भी कोई दिक्कत आ गई तो उसको नहीं मिलेगी, अगली साल पे उसको आश्रित होना पड़ेगा। इसलिए जो पलायन हो रहा है ये अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि अपने को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। अपने को जो मैं सोचता हूँ वो ये करना चाहिए कि जो बड़े शहर के बजाय जो छोटे शहर हैं उनको विकसित करना चाहिए, ताकि उनको पलायन ज़्यादा दूर नहीं करना पड़े। वो अपनी खेती से भी जुड़े रहें, बचे हुए समय में वो शहर में आके अपना कुछ काम कर सकें। ये नौकरी आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो अपने को पता है कि हर दिन जब नौकरी जाते हैं तो अपने को पैसा मिलता है। किसान को यदि 365 दिन काम नहीं मिलेगा तो उसको आमदनी कैसे सोचें पर मिलेगी? यदि बारानी खेती का किसान है, बुआई कर दी, उसके बाद में उसको निराई कर दी, फिर तो उसको लाटने के बाद में 8 महीने तक कोई काम नहीं है, उस 8 महीने बिना काम किए तो उसको कैसे आमदनी मिलेगी? इसलिए आपने देखा होगा कि जो बारानी खेती वाले हैं उनके पशुधन सबसे मुख्य आजीविका का साधन होता है, ताकि उनको 12 महीने पशु के लिए कुछ न कुछ कार्य, उनको चारा डालना है, पानी पिलाना है, दूध निकालना है, दूध को फिर पिलाना है, दही जमाना है, बाजार में बेचना है। एक काम मिलता है ना, काम के बदले में पैसा मिलता है, मैं ऐसा मानता हूँ। बिना काम किए मिलता नहीं है। तो किसान जो है उसको 365 दिन काम मिले, इसके लिए इरिगेशन की सुविधा होनी चाहिए, सिंचाई की, तो 3 फसल ले सकता है, तो वो 365 दिन काम में जुड़ा रह सकता है। पशुधन साथ हो तो जो शाम को समय है वो भी उसमें खेती में रात में नहीं काम कर सकता, तो पशुधन का काम घर में कर लेता है। तो ये 365 दिन काम मिलने के लिए यदि गांव में नहीं मिल रहा तो वो व्यक्ति शहर में आता है, और शहर में इसलिए उसको ठीक लगता है कि उसको सुख सुविधाओं के साथ साथ में उसको हर दिन कुछ न कुछ आमदनी होने की एक अश्योरेंस रहती है, उसको ये रहता है। इसलिए शहरों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े जो महानगर बन रहे हैं उनके बजाय सरकार की नीति ये होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों को, तहसील हेडक्वार्टरों को ज़्यादा पनपाए, वहाँ सब सुविधाएं एजुकेशन की, हॉस्पिटल की, ये सब करे, ताकि गांव के आसपास का क्षेत्र डेवलप हो। छोटे टुकड़ों में ज़्यादा डेवलप होंगे। एक शहर बहुत बड़ा डेवलप होने के बजाय जगह जगह यदि यही विकास होगा तो आम आदमी को उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई के छोटी सी बीमारी होगी तो उसको बड़े अस्पताल तक शहर में आएगा तो गांव का व्यक्ति बहुत परेशान होता है, कहाँ ठहरे, कैसे डॉक्टर को कहाँ दिखाए, सड़क पार करने में उसको दिक्कत होती है। तो ये जो सब आधारभूत सुविधाएं यदि छोटे छोटे कस्बों में सरकार बनाने लग जाए तो ये पलायन वहीं तक आ जाएगा, और पलायन वहाँ आएगा तो ये पलायन होना में किसी को मनाही नहीं करनी चाहिए। खेती कम उसको पैसा दे रही है तो दूसरे धंधे में जाए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने को तो उत्पादन बढ़ाना है। चाहे कृषि से बढ़े, चाहे इंडस्ट्री से बढ़े, चाहे सर्विस सेक्टर से बढ़े, देश का जीडीपी बढ़ाने में उसका योगदान होना चाहिए। योगदान जब भी होगा जब वो 365 दिन काम करेगा। यदि निठल्ला घर पे बैठेगा तो जीडीपी अपने देश की नहीं बढ़ेगी। इसलिए सबको काम मिले, ऐसी अपनी व्यवस्थाएं
होनी चाहिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके सिंह और डॉक्टर एसएस बुर्डक। आप दोनों अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहूँगा कि अब फार्मर्स बिल इन दिनों बहुत चर्चा में है और ये भी माना जाता है कि कृषि सुधार या किसानों के सुधार के लिए इस देश में समय समय पर बहुत सारे आयोग, बहुत सारे बिल्स लाए गए और उसी श्रृंखला में ये भी हैं, लेकिन इसको लेकर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा ये बताएं कि ये फार्मर्स बिल की ख़ास बातें क्या है और कन्फ्यूजन किन बातों को लेकर है। मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी चल रहा है और लोगों के मन में है कि वास्तव में क्या ये फार्मर्स बिल इतने बुरे हैं। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली 3 बिल का कॉम्पोजिशन है ये। पहला बिल है कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य बिल। ये बेसिकली क्या है, किसान को ये अनुमति देता है कि अपनी फसल को वो कहीं भी पूरे राज्य में, पूरे देश में बेच सकता है स्वतंत्र रूप से। मतलब पहले ये व्यवस्था नहीं थी डॉक्टर पहले सिंह? व्यवस्था ये नहीं थी। पहले व्यवस्था ये थी कि किसान अपनी उपज को लेकर मंडियों पर जाएगा, मंडियों में जाएगा और मंडियों में आड़तिए उसकी उपज की बोली लगवाएंगे और उनके माध्यम से वो वस्तुओं को बेचेगा। तो इसमें किसान को एक तरीके से कह सकते हैं स्वतंत्र कर दिया गया है कि वो अपनी उपज को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार है कृषि जिन्सों का, वो सुगमता से हो सकता है। इसका अर्थ ये लगाएं कि जैसे पंजाब में गेहूं ज़्यादा हो रहा है और वो अगर दक्षिण में जाकर बेचे तो वहाँ उसे ज़्यादा कीमत मिल रही है तो मिल सकती है। बिल्कुल। वहाँ का व्यक्ति, वहाँ का दक्षिण का व्यापारी किसान के पास सीधा आ सकता है और किसान सीधा जा सकता है। इसका एक दूसरा फ़ायदा ये था कि जब निर्धारित मंडियों में किसान जाता था तो वो 2 से 8% तक उस पर मंडी शुल्क देता था और इस व्यवस्था से उस मंडी शुल्क की समाप्ति हो गई। अब किसान को किसी भी तरीके का विक्रय पर कोई शुल्क किसी को नहीं देना होगा। दूसरा इसमें किसान को फ़ायदा ये होगा। तो इसमें यह है कि तीसरा फ़ायदा इसमें यह है कि इसमें किसानों को उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क की, क्रेताओं से और उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क की सुविधा है। यानी वो एक तरीके से, जिसको अपन ये कहते हैं कि पहले ये था कि वो साहूकारों और जमींदारों के जाल में रहता है और अब वो आड़तियों के जाल में रहता है। तो जो आड़तियों का एक जाल था, उस आड़तियों के जाल को इस नए कृषि बिलों के द्वारा समाप्त करने की कोशिश की गई है। यद्यपि इसमें किसानों को ये सुविधा है कि उनको अगर स्वतंत्र बाजार में कीमत अच्छी नहीं मिलती है या वो बेचना नहीं चाहते हैं तो वो पुनः मंडियों के माध्यम, मंडी में भी जा सकते हैं, वो मंडी बराबर रहेगी। यानी इस बिल में समानांतर 2 व्यवस्थाएं की गई हैं। एक व्यवस्था मंडी की है और एक व्यवस्था स्वतंत्र बाजार की है। किसान चाहे तो मंडी में जा सकता है और किसान चाहे तो स्वतंत्र बाजार में जा सकता है। अब देखिए, आज से लगभग 30 साल पहले उदारीकरण की, जिसको अपन एलपीजी कहते हैं, उस एलपीजी की घोषणा की गई थी और उस एलपीजी के माध्यम से देश के 2 इकोनॉमी के 2 बड़े सेक्टर्स, जिसको अपन उद्योग और सेवा क्षेत्र कहते हैं, उन सेवा क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण से काफ़ी हद तक मुक्ति दे दी गई। केवल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसा था, कृषि क्षेत्र, जिस पर किसी भी तरीके के कोई व्यापक सुधार नहीं किए गए। तो मुझे लगता है कि ये 30 साल पहले की पुनरावृत्ति है जिसमें सरकार ने एक साहसिक कदम के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत की है। यद्यपि ऐसी आशंका, जो किसान आशंका जता रहे हैं, जिसमें दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण की कीमत आश्वासन एंड कृषि सेवा पर करार। इसके माध्यम से कॉरपोरेट कृषि की एक सुविधा भी किसान को दी गई है, कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट की भी सुविधा दी गई है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट केवल उपज तक सीमित है, ज़मीन तक सीमित नहीं है। तो किसानों को आशंका है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इन बिलों के माध्यम से जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो इतने बड़े हो जाएं कि वो कहीं किसानों का शोषण करें। और किसानों के मन में एक आशंका ये है कि जब सरकार ने धीरे धीरे समानांतर 2 व्यवस्थाएं लागू कर दी तो उनके मन में ये भय व्याप्त है कि आने वाले समय में कहीं सरकार एमएसपी को धीरे धीरे ख़त्म तो नहीं कर देगी।
इसको लेकर किसान आशंकित हैं। तीसरा बिल जो है वो आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित है और जिसके अंतर्गत जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं। उन प्रावधानों को कुछ विशिष्ट उपजों के संदर्भ में नए बिल में समाप्त कर दिया गया है। तो उसमें भी कृषकों को ये है कि कहीं इससे जैसे आलू है, प्याज है, कुछ और वस्तुएं हैं, उनकी कहीं जमाखोरी तो नहीं बढ़ जाएगी। तो इसके कुछ निश्चित रूप से लाभ भी हैं। लाभ यही है कि सरकार के द्वारा किसान को एक तरीके से मंडियों से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसकी बहुत लंबे समय से किसान खुद मांग कर रहे थे। और थोड़ी आशंका ये है कि चूंकि कॉरपोरेट प्लेयर्स हैं, उसमें आगे आने वाले समय में कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ सकते हैं, बड़ी कंपनियां आ सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं, तो कहीं उसके माध्यम से वो किसानों का शोषण तो नहीं करेंगी। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि कृषि की दुर्दशा का एक बड़ा कारण ये है कि निजी क्षेत्र में का जो विनियोग है उसका केवल 2.4% ही कृषि में होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2.4%, बहुत कम है ये। जो नगण्य है। अगर हमको कृषि को विकसित करना है तो इसमें निजी इन्वेस्टमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। निजी इन्वेस्टमेंट के कारण ही आज जियो की सुविधा है, निजी इन्वेस्टमेंट के कारण ही 10 तरीके के टेलीविज़न बाज़ार में उपलब्ध हैं। निजी इन्वेस्टमेंट जब तक कृषि में नहीं आएगा, सरकार एकल प्रयास के माध्यम से कृषि को पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकती है। तो नए कानूनों से ये तय है कि आगे आने वाले समय में भारतीय कृषि में निजी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। निजी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो गाँव में एग्रो बेस इंडस्ट्री की स्थापना हो सकती है, वैल्यू एडिशन कृषि उपजों का बढ़ सकता है और जो पलायन जिसकी बात बुर्डक साहब कह रहे थे वो काफ़ी हद तक रुक सकता है। क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कृषि पर जनसंख्या का अपेक्षाकृत अधिक भार है, और जब तक हम गाँवों में इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करेंगे तब तक उनको रोजगार देकर गाँव में रोकना नितांत मुश्किल हो जाएगा। बुर्डक साहब, इस बिल के बारे में आपकी राय से पहले एक प्रश्न और पूछूंगा कि किसान, जैसा कि जिक्र हो रहा था कि अपनी फसल की कीमत खुद तय नहीं कर पाता, और यहाँ पर एक बात और है, वो ये कि जिसे आड़तिया या बिचौलिया कहिए, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी जो बाज़ार में बैठा है वो व्यक्ति ना तो श्रम कर रहा है ना फसल उगा रहा है, लेकिन मुनाफा जो है वो कमा रहा है और निरंतर कमा रहा है और ज़्यादा भी कमाता है। और वो कई बार जब प्याज की फसल ज़्यादा हो गई तो वो बहुत किसान को सड़क पे फेंकने पड़ जाते हैं, स्थिति हो जाती है। और कई दफ़े प्याज की कीमत अगर बढ़ गई तो वो उसमें बहुत बड़ा मार्जिन भी रख लेता है। तो एक तो ये आड़तिया बिचौलिए, ये परंपरा क्या, या इस पर थोड़ा सा अंकुश क्या इस बिल के ज़रिए लग सकता है, एक प्रश्न। और दूसरा, ये जो तीनों मुद्दे डॉक्टर सिंह ने उठाए, इनके बारे में आपकी राय भी बताइए। आपके दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देता हूँ। पहले तो आड़तिए, इसकी बात आपने कही। बिचौलिए एक ऐसी संस्था, उनको बिचौलियों को अपन हटा नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। हटाना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। यदि हिमाचल का सेब अपन उदयपुर में बैठे खा रहे हैं तो ये बिचौलियों की वजह से खा रहे हैं। न तो एक खरीदार है वो हिमाचल जा सकता है, न हिमाचल का किसान बेचने के लिए यहाँ आ सकता है। तो बिचौलिए हैं वो एक फंक्शनरीज हैं, वो सहायता करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, वहाँ के एप्पल को कि सेब को यहाँ तक लाती है। स्टोरेज वाली है, वो अपने को 12 महीने तक उपलब्ध कराती है, तो वो सेवा दे रहे हैं अपने को। तो वो बिचौलिए कह दो, उनको फंक्शनरीज कह दो, वो अपने को मददगार है। अब मददगार में बिचौलियों का जो भाव जो आ रहा है वो कि आपको ब्रोकर है या कमीशन एजेंट है, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अपन विचलित होते हैं उन नामों से, क्योंकि वो कमीशन लेता है। लेकिन आप जानते हो कि ये बड़ा मुश्किल है कि आप कौन ख़रीदार है मेरे इस वस्तु का, किसान ने पैदा कर ली, उसकी कौन ख़रीदार है उसको कैसे पता चले। तो जब पता नहीं चलता तो बीच में किसी का माध्यम चाहिए अपने को, जो कि ये तो ख़रीदने वाला और ये बेचने वाला, उनको एक जगह ले आए। तो बिचौलियों में उनको फंक्शनरीज मान के, उनकी सेवाएं बहुत आवश्यक हैं। उनका मुनाफा सरकार किसी तरह से कम कर सकती है लेकिन उनको हटा नहीं सकती। दूसरी बात आपने कही कि किसान अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय नहीं करता है, दूसरे करते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा भिन्न रखता हूँ। किसान की माली हालत है वो उसको अपने उत्पाद को अपनी कीमत तय करने के लिए बाध्य करता है। नहीं, उसको कोई नहीं कहता तो इस भाव पे ले जाके बेच। वो कहेगा मेरा गेहूँ तो मैं 2500 रुपये में बेचूंगा,
कोई खरीदार नहीं तो अपना लिए बैठे रहे, सारे किसान लिए कर बैठ जाएं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास न तो भंडारण की सुविधा है और न उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है। आपको यदि देखना है कि पेन 10 रुपये का है, वो कहता है 10 रुपये में खरीदो, आप कहते हो नहीं 6 रुपये वाला खरीद लो, आप चल देते हो, तो वो 10 रुपये में ही बेच रहा है ना, क्योंकि उसकी सामर्थ्य इतना है कि साल भर में यदि उसके 100 पेन भी बिके तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 10 की बजाय 8 रुपये कीमत नहीं करने वाला। लेकिन किसान को वो फर्क पड़ता है। किसान की आर्थिक स्थिति जैसे सिंह साहब ने बताया, कर्जे में ही पैदा होता है, कर्जे में ही जीता है और कर्जे में ही मर जाता है। वो उसको मजबूर करती है कि औने पौने दाम में जो ही फसल पैदा हुई बाजार में बेचे और अपना कर्जा चुकाए। तो इसके पीछे मूल भावना ये है, और कोई बाध्य नहीं कर रहा है, आप अपनी तय करो ना, कोई मना नहीं कर रहा है। अभी जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ फसलें आ रही हैं, अपने उदयपुर में भी 1-2 जगह जैसे सिनेमा हॉल के यहाँ वो सुबह सुबह बैठते हैं शनिवार को और बेचते हैं, तो वहाँ पर जो बाज़ार की सब्जियों के भाव हैं, फल के भाव, उनसे वो 3 गुणे भाव ले रहे हैं और ख़रीदार खरीद रहे हैं। उनको ये आश्वस्त है कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें खाद भी अच्छी दी हुई है और कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं हुआ है, अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, 3 गुणे भाव में बेच रहे हैं और ख़रीदार खरीद रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि किसान खुद तय नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन एक तो संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी नहीं है। मैं कहूँ दूसरे शब्दों में, यदि किसान को खुद का पैदा किया हुआ गेहूँ आपने खरीद के दूसरे दिन दिखाया कि ये आप वाला ही है क्या, तो वो कह नहीं सकता कि मैंने पैदा किया वही है। जबकि दूसरी सब में ब्रांडिंग है, अपनी चीज़ को वो पहचान लेंगे कि ये ब्रांड है तो मेरा उत्पाद है। तो किसान के पास ये ब्रांडिंग नहीं है, उसके उत्पाद की गुणवत्ता में इतना अंतर है, और वो एक जैसा होते हुए भी, इतने करोड़ों किसान गेहूं की एक ही वैरायटी बोते हुए भी वो एक सी गुणवत्ता पे नहीं है। किसान ही नहीं पहचान सकता तो वो अपने उत्पाद का मूल्य कैसे तय करे कि मेरा ये उत्पाद है, इसकी ये मूल्य। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से एक ब्रांड तय कर रहे हैं तो वो बिक रही है। तो ये जो किसान, जो पहली बात कही आपने कि किसान क्यों नहीं कर सकता और ये बिचौलिए क्यों ख़त्म होने चाहिए, बिचौलिए ख़त्म न होने चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ, कम हो सकती है संख्या, उनका मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन वो हमेशा रहने आवश्यक है। कोई भी जो खरीदार है वो पैदा करने वाले तक नहीं पहुँच सकता। यही माध्यम है जो उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। ये और एक ध्यान रखते हैं कि उदयपुर में सेब की कितनी खपत होने वाली है उतनी उदयपुर में लाते हैं, जयपुर में कितनी होने वाली है वहाँ, और बम्बई में कितनी होने वाली है, ये बिचौलिए ही उन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नहीं तो यहाँ 500 रुपये सेब बिकेगी, दिल्ली में 100 रुपये बिकेगी, बम्बई में 400 रुपये बिकेगी, लेकिन आप देखते हो कि सेब का भाव ऑलमोस्ट बराबर। वो कैसे कि कहाँ कितनी मांग है उसके हिसाब से बिचौलिए उस उत्पादन को सब जगह पहुँचाते हैं। तो बिचौलियों का तो ये रहा। दूसरी 3 कृषि बिलों के बारे में जो आपने एक चर्चा में मेरे को भी, इसमें जो पहला बिल जो था कि जो ट्रेड और कॉमर्स, पहले ये स्टेट का सब्जेक्ट होता था और ट्रेड नाम देते ही ये कंकरेंट लिस्ट में आ गया। ये एक बदलाव बड़ा हुआ जो कि बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि स्टेट में अपने नियम लागू होते हैं, अपने यहाँ की जो मंडी का कमीशन है वो यहाँ और अहमदाबाद में बहुत अंतर है, यहाँ और हरियाणा में बहुत अंतर है, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ये कंकरेंट में आने से ये होना चाहिए था कि सारे देश की मंडियों में एक से ही रेट हो जाए कमीशन की। दूसरी बात इसमें सिंह साहब ने जो कहा वो मैं थोड़ा सा उससे नहीं सहमत हूँ कि किसान को तो पहले ही ये छूट थी कि वो अपने उत्पाद को कहीं भी ले जाके बेच सकता है। आपने भी सुना होगा कि बॉर्डर पे जाते हैं तो उसको अपनी ज़मीन की वो खतूनी ले जानी होती थी कि मेरा उत्पाद है इसलिए मैं दूसरे स्टेट में बेचने जा रहा हूँ। पहले ये सुविधा व्यापारियों को नहीं थी। व्यापारी को मंडी टैक्स दिए बगैर किसी भी माल को दूसरी जगह वो ले जा नहीं सकता था। उसको चाहे किसान से खरीदा है चाहे मंडी से खरीदा है, उसको मंडी टैक्स देना ही होता था। अब वो मंडी टैक्स यदि मंडी से बाहर खरीद रहा है तो उसको मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको मैं यदि अच्छी तरीके से देखना चाहूँ तो किसान को मंडी से बाहर वो व्यापारी खरीदेगा, उसी व्यापारी की दुकान एक मंडी में और एक बाहर आके लगाएगा, वो कहेगा कि मैं 100 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, बाहर वाले पे दे दे। क्यों कि वो 100 रुपये से ज़्यादा 300 रुपये का टैक्स मंडी के अंदर बचा रहा है, तो 200 खुद रखेगा, 100 किसान को दे देगा। तो ये तो हुआ उसका पॉजिटिव साइड जो मैं समझ रहा हूँ कि किसान को अच्छी कीमत उस मंडी से बाहर वो दे सकता है। लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे मंडियां इससे निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाएंगी। क्यों, मंडी में आने बंद हो जाएंगे किसान, बाहर 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो जब मंडियों की व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होगी, वही व्यापारी उधर हो गए जो मंडी टैक्स बचा रहे हैं,
वो व्यापारी उधर की दुकानें ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगी उनकी, वो फिर वहाँ से कहीं माल भेज देंगे। तो वो व्यवस्था जब सुदृढ़ होगी तो मंडी व्यवस्था कम होगी, और जो किसानों की आशंका, यदि मंडी व्यवस्था कम होगी तो किसान फिर एमएसपी पे कहाँ जाके बेचेंगे किसानों को, वो एमएसपी का उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये उनकी शंका थोड़ी बहुत इसमें कहीं न कहीं जो इनडायरेक्ट अपन इसको समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं उनकी सोच में ये है। दूसरी चीज़ जो दूसरा बिल है जो सेवा कर से और इससे है, जिसमें सिंह साहब ने कहा, उससे मैं 100% सहमत हूँ कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट, यदि एक आपने कोल्ड स्टोरेज बनाया तो उसमें मजदूर को मिला काम, उसको ईंट बांटे वाले को मिला काम, पहले तो वहाँ मिला, फिर उसमें कोई रखने वाले को माल रखना पड़ा, वापस निकालने वाला, फिर ट्रक से लोड वहाँ आएगा। एक तरह से एक यूनिट खड़ी होते ही उसका बहुत सारी जगह पे उससे आपको रोजगार उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, यदि ये इन्वेस्टमेंट अपने देश में जो आपने कहा बहुत कम है, वास्तव में बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो वैल्यू एडिशन बढ़ेगा उसकी। जैसे अपन टोमेटो चिप्स की, पोटैटो चिप्स की बात करते हैं कि बहुत महंगा, वो 400 गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो वो जो कीमत बढ़ाने वाली चीज़ है वो प्रोसेसिंग से ही संभव है, इंडस्ट्री आने से संभव है। सरकार के पास इतना बजट है नहीं कि वो इंडस्ट्री लगाए, 10 रुपये या किलो है नहीं, या अपन कहें कि उसकी मनसा नहीं है। यूँ 10 दूसरे रुपये मैंने किलो। कहा ना कि 1.34% बजट दे रहे हैं, जबकि 20% जीडीपी है, तो 10% दें तो इंडस्ट्री भी लग सकती है। लेकिन उनका मैनेजमेंट की और सरकार उस सब चीज़ों से बचना चाहती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियाँ बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्रियाँ बढ़ेंगी तो उनको भी 12 महीने इंडस्ट्री को चलाने के लिए इनपुट चाहिए, मतलब कृषि का उत्पाद चाहिएगा। और वो उत्पाद वो 12 महीने तक खरीदने के लिए बाज़ार से खरीदेगा तो वो अपने जितना स्टॉक उसको चाहिएगा उतना खरीदेगा, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। वो कंपटीशन बढ़ेगा तो किसानों को उसकी अच्छी कीमत मिलने की संभावना बनेगी। जैसे आपको याद है तो बहुत 20 साल पहले आंवले की खेती यहाँ चित्तौड़ के आसपास करा दी थी। आंवले की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी नहीं। पहले तो वो 15-20 रुपए किलो तक बिके, लेकिन वो पिछले कई सालों से 2 रुपये 3 रुपये किलो में आंवला बिक रहा है, क्योंकि वहाँ कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आएंगी तो उनका उत्पाद भी अच्छी कीमत पे जाएगा। तीसरा जो बिल है कृषि, जो अपने इसका आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आया है, उसमें दोनों बातें हैं। अपन कह सकते हैं किसान भी, जैसे कि महाराष्ट्र का है अपना किसान, वो प्याज का भंडारण करने में सक्षम है, भंडार कर लेगा तो जो ऑफ सीजन अपन को कहते हैं उस समय वो अपना रिलीज़ करेगा। और उसमें हालांकि ये पहले भी उसको छूट थी कि किसान यदि अपने उत्पाद को अपने पास रखता तो कोई मना ही नहीं है। इसमें यह होगा कि कुछ जो समझदार किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, वो खुद भी औरों की वस्तु खरीद के भंडार कर लेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर व्यापारियों के हित की बात है। पहले भी अपन सुनते हैं कभी चीनी की कालाबाजारी, कभी प्याज की, कभी टमाटर पोटैटो की, कभी टोमेटो की। ये सब चीज़ें व्यापारी, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है खरीद के रखने की, 12 महीने तक किसी सामान को खरीद के रखने की उसमें सामर्थ्य है, तो वो उस कमोडिटी को जब उत्पाद होगा, पैदावार होगी, उस समय खरीदेगा और ऑफ सीजन तक वो इंतज़ार कर सकता है और फिर उस समय उसमें निकालेगा। तो वो थोड़ा सा मैं इसमें यह है कि ये ज़्यादातर जो व्यापारी के हित की चीज़ है। किसान भंडारण कर सकता है, वो बात सही है, लेकिन उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, व्यापारियों की सामर्थ्य ज़्यादा है, इसलिए वो उनको डायरेक्ट लाभ इसमें कुछ ज़्यादा मिल सकता है। एक अधिनियम और रह गया जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली, थोड़ी सी बात और कर लें। जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बिल्कुल कहीं भी आपकी रजामंदी के बिना, कोई किसान की रजामंदी के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी। जो किसानों की जो मुख्य शंका इस बिल में है, सरकार कह रही कि उत्पाद पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने वाला क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। उसमें वहाँ कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है, उसमें वहाँ पर वो इरिगेशन का एक साधन भी बढ़ा सकता है। किसानों को ये डर है कि वो जो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा उसमें वो लोन लेता है। कोई भी व्यापारी के पास खुद का पैसा तो ही, सारी पूंजी सरकार की लेना चाहता है। वो इंडस्ट्री सारी सरकार से इंडस्ट्री पैसा लेके चलाती हैं। वो यदि ले लिया और फिर वो कहीं चला गया तो वो उस यूनिट का तो वहाँ स्थापना है, इसलिए किसान को ये डर है कि कहीं ये सरकार फिर हमसे हमारी ज़मीन नहीं छीन ले, उस जो लोन वोन क्रेडिट लिया हुआ उसके अगेंस्ट में अपनी ज़मीन नहीं चले जाए, आशंका हुआ। बाकी आपसे ज़बरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपके हित में ही होगा। आप करना चाहेंगे तो
केवल उसमें एक शंका और हो सकती है कि बहुत लंबे चौड़े, जैसे बैंक से अपन लोन लेते हैं तो 10 पेज का फार्म होता, अपने उसे कहते हैं साइन कर दो, उसमें क्या लिखा है अपने को नहीं पता होता, जो समझदार व्यक्ति भी उसको नहीं पढ़ने की हिम्मत करता। तो एक किसान जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा वो उसकी बारीकियों को समझने में थोड़ा सा असमर्थ होगा। इसलिए यदि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के बने और उसमें कुछ समझदार व्यक्ति हों जो उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकें, तो ये उनके हित में 100% रहेगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी वहाँ लागू होगी, उत्पादन बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो कृषि में उत्पाद। लेकिन उसके लिए उनमें कुछ समझदार व्यक्तियों का उससे जुड़ाव होना आवश्यक है। यदि वो अनपढ़ किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये एक थोड़ी सी अपन बात मान सकते हैं यहाँ इस संदर्भ में कि वो उतनी चीज़ें नहीं समझ सकता जितना कि वो एक समझदार व्यक्ति उसको ड्राफ्ट करता है, बनाता है उतनी। ये मेरा इसमें। डॉक्टर सिंह, जाते जाते संक्षेप में 2 वाक्य में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अच्छी हो, सुदृढ़ हो, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? मैं सबसे पहला सुझाव तो यही दूंगा कि रही मन पानी राखी और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना चाहिए वो एग्रीकल्चर पे देना चाहिए। और अभी वाटर मैनेजमेंट एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए, और जिन फसलों की आवश्यकता नहीं है उनको भी हम उगा रहे हैं। जैसे पंजाब है, वाटर क्राइसिस है, लेकिन ज़बरदस्ती धान उगा रहे हैं। तो सरकार को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पर करना चाहिए कि एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ किस तरीके से डेवलप हो सकती हैं। भारत का किसान इतना सामर्थ्य और शक्तिशाली है, वो सबसे लड़ सकता है, मल्टीनेशनल से लड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लड़ सकता है। उसको केवल पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंट्री में डेवलप हो सकता है तो कुछ इस तरीके के प्रस्ताव आए कि नदियों को जोड़कर लंबी लंबी कैनाल बनाई जाएं। राजस्थान कैनाल का, इंदिरा गांधी कैनाल का हमारे यहाँ उदाहरण है। जहाँ जहाँ इंदिरा गांधी कैनाल आई है वहाँ जीवन ही बदल गया है किसानों का। तो पानी की सुविधा सबसे बेसिक सुविधा है, और पानी आ जाएगा तो अपने आप बाकी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि मैं जहाँ भी देखता हूँ ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, किसान जो हैं, वो पानी के अभाव में चिंतित रहते हैं। पानी ही एक बेसिक फैक्टर है। ऐसा कहते हैं कि अगर पानी पूरी तरह आ जाए तो भारत में कृषि उत्पादन 4 गुना बढ़ सकता है। 4 गुना बढ़ने का मतलब ये है कि लगभग पूरी दुनिया को खिला सकता है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत का विश्व निर्यात में केवल 2.5% योगदान है, जी, जो 13वें नंबर पर है। तो इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। नए बिलों से इंटरनेशनल निर्यात सेक्टर में भी किसान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसको उसकी उपज का अधिक मूल्य मिलेगा। डॉक्टर बुर्डक, आपसे संक्षेप में सुझाव जानना चाहूँगा। मैं सिंह साहब की बात से सहमत होते हुए उसको 1-2 बातें और आगे जोड़ना चाहूँगा। एक तो बाजार आसूचना, मार्केट इंटेलिजेंस इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कौन सी फसल बोई जाए, कब बोई जाए, कहाँ पैदावार हो तो बेची कहाँ जाए, कब तक उसको रखा जाए, इसकी पूरे देश में किसानों को होना चाहिए। तो वो अपने आप तय करेगा कि गेहूं की पैदावार बढ़ेगी लेकिन उसका भाव कम रहने वाला है, तो गेहूं के बजाय सरसों ज़्यादा एरिया में बोएं क्योंकि उसकी भाव बाज़ार में अच्छे रहने वाले हैं, तो वो अपने आप ही डाइवर्ट हो जाएगा उधर। कंपेरेटिव एडवांटेज किसान देखता है कि लागत के साथ में उसमें मुनाफा किस में है। तो ये जो आसूचना का जो तंत्र है पूरे देश में विकसित होना चाहिए। जैसे अपने मौसम का पूर्वानुमान अब अपने को मिल रहा है, बहुत अच्छा सटीक मिल रहा है सैटेलाइट से। इसी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव की हर समय की सूचना किसानों तक पहुँचे। और दूसरा, जैसे कृषि विभाग अपने देश में है, हर गांव तक उसका एक व्यक्ति है, उसी तरह से अपने उत्पाद को बेचने की सलाह देने वाला तंत्र भी देश में बनना चाहिए। और तीसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने कहा कि अपने यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है अभी भी, वो बढ़ना चाहिए। तो 4% से कम 10% अपने जो बजट है वो कृषि की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। इतना यदि बजट डाइवर्ट हो जाएगा तो किसानों की वाहवाही हो जाएगी। डॉक्टर एस.एस. बुर्डक और डॉक्टर पी.के. सिंह, आपका हृदय से आभार।